बट आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ करंट, और उसमें हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट और ओहम लॉ। बट करंट के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट कहलाता है। सोर्सेज ऑफ करंट के बारे में भी आप जानते हैं कि सोर्सेज ऑफ करंट क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब किसी भी चीज की मौजूदगी का हमें उसके इफेक्ट से पता चलता है। ठीक है, हवा चल रही है, आप फील करते हैं, आपको पता चलता है कि चल रही है। इस तरह जो करंट है ना, इसके इफेक्ट्स होंगे जिसकी वजह से हमें पता चले जी करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय वेरियस इफेक्ट्स व्हिच इट प्रोड्यूसेस। डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो करंट प्रोड्यूस करता है, और हमें करंट की मौजूदगी का पता चलता है, जिसमें हमारे पास हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है और केमिकल इफेक्ट है जो हम देखेंगे। हीटिंग इफेक्ट क्या है कि हीटिंग इफेक्ट हीट प्रोड्यूस करता है, यानी जब भी करंट फ्लो करेगा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए, अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो अडाप्टर है वो गर्म हो रहा है। वो किस वजह से कि करंट ने हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस की है। इस तरह जब हम इलेक्ट्रिकल हीटर यूज कर रहे होते हैं तो उसमें भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, तो ये उसके हीटिंग इफेक्ट है। अब हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस क्यों होते हैं? जब भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हम कहते हैं जो मेटालिक कंडक्टर है उसमें जो चार्ज कैरियर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं उनके पास एनर्जी होगी, और जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होते हैं तो वो कंडक्टर के एटम से भी कोलाइड करते हैं, यानी उसे टकराते रहते हैं। ठीक है, अगर कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है तो इसके जो एटम होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन उनसे आगे टकराएंगे और आगे पास होते जाएंगे। ये कल भी हमने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है। जब ये इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएंगे, मेटल के एटम से टकराएंगे तो अपनी एनर्जी एटम को ट्रांसफर करेंगे। जब अपनी एनर्जी एटम को ट्रांसफर करेंगे तो एटम्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, और हम जानते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है एटम के पास, क्योंकि एटम सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी एटम को, तो एटम की एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसके रिजल्ट में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है हीट प्रोड्यूस हो रही है। करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आप जानते हैं। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे कोलाइड विद द एटम्स ऑफ मेटल। ठीक है, मोशन के दौरान वो एटम से भी टकराते हैं। सो दे लूज देयर काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द एटम ऑफ द मेटल। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करके एटम को ट्रांसफर कर देते हैं। So they lose their kinetic energy and transfer it to the atoms of metal. In this way, the vibrational kinetic energy of the atom is increased. एटम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, विच प्रोड्यूसेस हीट इन द वायर, तो जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। इफ एच हीट इज प्रोड्यूस बाय अ करंट आई पास हो रहा है, और जो हीट प्रोड्यूस हुई वो एच है इन द वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, जिस वायर में से करंट पास हो रहा है उसकी रेजिस्टेंस आर है, फॉर द टाइम इंटरवल टी। यानी एक वायर में से जिसके रेजिस्टेंस आर है, करंट आई पास हुआ है और उसे टाइम लगा है टी, तो जॉल द लॉ के अकॉर्डिंग हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा एच इक्वल आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन मेटल में से पास हो रहे हैं वो मेटल के एटम से टकराते हैं, मेटल के एटम से टकराते हैं तो अपनी एनर्जी उन्हें ट्रांसफर करते हैं। जब अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो एटम की एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब
हीट इंक्रीज हुई है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये इलेक्ट्रिकल हीटर में, टोस्टर में, इलेक्ट्रिकल आयरन में और कैटल वगैरह में यूज होता है। अगर आप आयरन देखें, आयरन को यानी जो इस्त्री है हमारी, उसको खोल के देखें तो उसके अंदर भी स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, जिसे हम इंडक्टर भी कहते हैं। तो जब उससे में से करंट पास होता है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से इस्त्री गर्म हो जाती है। असल में हीटिंग इफेक्ट जो है ना, देखें एच इक्वल आई स्क्वायर आर, ठीक है, करंट जितना ज्यादा पास होगा हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, टाइम जितना ज्यादा लगेगा हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो जिस आयरन के, जिस हीटर के रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी हीटिंग इफेक्ट उतने ही ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। बड़ा यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है। हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है? कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मूव करते हुए एटम से टकरा रहे हैं, एटम से टकराते हैं अपनी एनर्जी उन्हें देते हैं, जब अपनी एनर्जी उन्हें देंगे तो उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और हम जानते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो हीट इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट है कि व्हेन द करंट passes through the wire then the magnetic field is produced around it, यानी जिस भी वायर में से करंट पास हो रहा है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। Strength of the magnetic field depend upon the magnitude of current and the distance from current carrying conductor। अब ये जो हमारे पास वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये बेसिकली हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, और ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जो हमारा मैग्नेटिक वाला चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ये याद रखना है कि जब भी वायर में से करंट पास हो रहा होगा उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसे जहां पे भी चार्ज हो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जहां पे करंट होगा उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा या कम है ये डिपेंड करता है कि करंट की मकदार क्या है, और आप जिस पॉइंट पे चेक करना चाह रहे हैं वो कितनी दूर है वायर से। अगर हम ये पॉइंट लेते हैं और एक ये पॉइंट लेते हैं, इसमें से करंट आई पास हो रहा है, तो ये पॉइंट क्योंकि करीब है यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा, और ये पॉइंट दूर है यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। Magnetic effect of current is used in the detection and measurement of current। मैग्नेटिक इफेक्ट की मदद से हम करंट को डिटेक्ट भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वापडा वाले आके फ्लक्स मीटर लगा के चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, कि कितना करंट पास हो रहा है, ये उसमें सारा मैग्नेटिक इफेक्ट यूज होता है। और जो हमारी जितनी भी मोटर्स हैं, ठीक है, हमारा जो जनरेटर है उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी जो हमारी कॉइल है वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से रोटेट कर रही होती है, ठीक है। तो जितनी भी मशीन है जिनमें मोटर लगी होती है उन सब में मैग्नेटिक इफेक्ट ही यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो बड़ा हमने याद रखना है कि जिस वायर में से भी, जब भी वायर में से करंट पास होगा उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो डिपेंड करती है कि करंट की मिकदार कितनी है, क्वांटिटी ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और आप जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसका फासला कितना है, ठीक है। और जितनी भी हमारी मोटर हैं उस सब में मैग्नेटिक इफेक्ट ही यूज हो रहा होता है। जी बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद हमारे पास है केमिकल इफेक्ट। There are certain liquid through which the electricity can pass due to some chemical reaction
ठीक है, द स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा पहले हमने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा था, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ चार्ज कैरियर इन डिफरेंट मटेरियल। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब हम उन्हें सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह वो करंट फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो वो सारा केमिकल इफेक्ट की वजह से होता है। Chemical changes produced during electrolysis of a liquid are due to the chemical effect of the current। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, या करंट पास कैसे हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स में से, तो वो सारा केमिकल इफेक्ट की वजह से होता है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू लिक्विड। तो डिपेंड किस पे करता है कि लिक्विड की नेचर क्या है। ठीक है, हर लिक्विड की नेचर चेंज होती है, जैसे कॉपर सल्फेट है तो उसकी कुछ और होगी, अगर आप कोई और सोल्यूशन ले रहे हैं उसकी कुछ और होगी, और करंट की तरह पास हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास केमिकल इफेक्ट है जिसमें जो हमारा मटेरियल है वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसको हम प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो केमिकल इफेक्ट क्या है कि जो हमारे लिक्विड है वो कुछ लिक्विड करंट पास करा सकते हैं, और वो सारा केमिकल इफेक्ट की वजह से होता है, और डिपेंड करता है कि करंट कितना पास हो रहा है, हमारे पास लिक्विड कैसा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? Process of chemical decomposition of an electrolyte due to flow of current is called electrolysis। ठीक है, यही हमने पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट को या जो मटेरियल है उसको हम सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, करंट पास होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस सारा जो प्रोसेस है उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, कि जब भी हमारे पास जो मटेरियल है या मिनरल है या इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम कह रहे हैं वो डीकम्पोज हो जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, और ये जो प्रोसेस है वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। उसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट। लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, वैसल के अंदर जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यानी जो सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करा सकते हैं उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है? मटेरियल विच लीड द करंट इनटू और आउट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। यानी वो मटेरियल, ज्यादातर मेटल ही होते हैं कि जो करंट को सोल्यूशन के अंदर लेके आ रहे हैं या सोल्यूशन से बाहर लेके जा रहे हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कॉपर है और एक मैंगनीज है, ये दो हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, करंट को सोल्यूशन से कुछ लेके जा रहे हैं, कुछ उसके अंदर लेके आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रोड हमारे पास दो होते हैं, एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया होता है, दूसरे को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया होता है। तो जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसे हम एनोड कहते हैं। हम कहते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया होता है उसे हम कहते हैं जी ये कैथोड है। ठीक है, नोड है ये ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसको हमने करंट सोर्स या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और कैथोड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। Electrode which is connected with the negative terminal of the current source is called anode। तो इसके हमने कंपोनेंट्स के नाम याद रखने हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एनोड क्या है, कैथोड क्या, और एक हमारे पास है वोल्ट एमीटर। सर जी जी सर, ऊपर आपने हेडिंग कैथोड की दी और नीचे डेफिनेशन में नोड लिखा। अच्छा एक मिनट,
इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल है जिसको कनेक्ट किया उसे हम कैथोड कहते हैं। और वोल्टामीटर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए वेसल कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड टू इलेक्ट्रोड। यानी इतना जो हमारे पास हिस्सा है वेसल और जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ये मिलके हमारे पास वोल्टामीटर बनाते हैं। ठीक है, यानी करंट सोर्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो हमारे पास पार्ट बचेगा उसे हम कहते हैं वोल्टामीटर। ठीक है, तो मेन पार्ट कौन से है इसके? इलेक्ट्रोलाइट जो कि सोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोड जो कि दो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं करंट को सोल्यूशन के अंदर लेकर आने के लिए या बाहर लेकर जाने के लिए। इलेक्ट्रोड दो किस्म के होता है, एनोड जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। वोल्टामीटर क्या है? जो वेसल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है और जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये मिलकर वोल्टामीटर बनाते हैं। अब एग्जांपल है, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। अब हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया है। जब हमने CuSO4 को सोल्यूशन के अंदर रखा तो वो आयन में कन्वर्ट हो गया, Cu2 प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन। जब हम जो मैंगनीज है हमारे पास, जो कि हमारे पास कैथोड है, जिसको हमने बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो अब ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो Cu2 प्लस के ऊपर प्लस चार्ज। अब ये क्या करेगा? सोल्यूशन में से इस मैंगनीज के ऊपर जाएगा, और मैंगनीज के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, वहां से ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, Cu2 प्लस, इसने जाके दो इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर बन गया। अब ये कॉपर, ये जो हमारा मटेरियल था मैंगनीज, इसके ऊपर जाके चिपक गया। अब कॉपर आयन के मैंगनीज या कैथोड के ऊपर जाने से हुआ क्या है कि सोल्यूशन के अंदर कॉपर की मकदार कम होगी। अब SO4 2 माइनस, ये नेगेटिव आयन है तो ये इसकी तरफ जाएगा और यहाँ से ये कॉपर का आयन लेगा या कॉपर एटम लेगा। ठीक है, अब ये वाला जो कॉपर आयन थे ये कैथोड पे चले गए हैं, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए एनोड से कॉपर एटम सोल्यूशन के अंदर आएंगे और आगे आयन बना देंगे, कॉपर आयन। उसके बाद दोबारा ये जो आयन होंगे ये कैथोड के ऊपर जाएंगे और उसकी कमी को पूरा करने के लिए कॉपर आयन एनोड से आ जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, सोल्यूशन में से कॉपर सल्फेट कैथोड पे जा रहा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर जो आयन है ये कैथोड पे जा रहे हैं और एनोड से कॉपर आयन सोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। Let the voltmeter contain the dilute solution of copper sulfate. When CuSO4 solution is dissolved in water, then Cu plus plus and SO4 minus minus ions are separated. ये दोनों आयन अलग हो गए। When the current pass through the voltmeter, Cu plus plus ions move toward the cathode. तो ये जो आयन है ये कैथोड की तरफ जाएंगे। Cu प्लस प्लस ने दो इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर एटम बन गया। कॉपर एटम दैट फॉर्म्ड अ डिपॉजिट एट कैथोड प्लेट, तो कैथोड के ऊपर कॉपर एटम लग गए while Cu प्लस प्लस इज बीइंग डिपॉजिट एट कैथोड। जब कॉपर आयन कैथोड के ऊपर जा रहे हैं The SO4 minus ion move toward the node, तो SO4 ion node की तरफ जाते हैं, copper atom from the node go into the solution as copper ion
which combine with sulfate ion to form copper sulfate। ठीक है, तो दोबारा कॉपर एटम एनोड से सोल्यूशन के अंदर आएंगे और आयन की शक्ल में आएंगे और SO4 आयन से मिलकर दोबारा कॉपर सल्फेट बना देंगे। ठीक है, as the electrolysis continues, copper is continuously deposited on cathode while an equal amount of copper is dissolved into the solution, so the density of copper sulfate solution remains constant। तो जैसे जैसे कॉपर एटम कैथोड के ऊपर लगते जा रहे हैं, एनोड से कॉपर एटम नीचे आ रहे हैं और कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन की डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास है, प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मेटल ऑन अ चीप मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं जी, एक सस्ती मेटल के ऊपर एक महंगी मेटल की तय चढ़ा देते हैं, जो कि हमारे जैसे हमारे पास आर्टिफिशियल सोना बन रहा है, वो भी क्या होता है, हमारे पास सिल्वर है या आयरन है या कॉपर है, उसके ऊपर हम गोल्ड की तय चढ़ा देते हैं और वो हमारे पास आर्टिफिशियल सोना बन जाता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग देख लें जरा, वही प्रोसेस है कि जिस मेटल के ऊपर हमने कोई और मेटल की तय चढ़ानी है उसको हम कैथोड बनाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हमने आयरन के ऊपर गोल्ड को चढ़ाना है तो आयरन को हम क्या बना देंगे, कैथोड, और गोल्ड क्या होगा हमारे पास, एनोड, हमारे पास सोल्यूशन होगा। तो वही जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें से गोल्ड के जो एटम है वो आयरन के ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे और उसकी कमी को पूरा करने के लिए एनोड से गोल्ड के एटम सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहेगा, सोल्यूशन में से गोल्ड के एटम हैं जो ये आयरन के ऊपर जाते जाएंगे। ठीक है, और आयरन के ऊपर एक गोल्ड की तय चढ़ती जाएगी और एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो हमारे पास एनोड होगा वहां से जो गोल्ड के एटम है वो सोल्यूशन में आ रही है। जब गोल्ड के एटम सोल्यूशन में आ रहे हैं तो एनोड हमारे पास खत्म होता जाएगा और कैथोड के ऊपर हमारे पास गोल्ड की तय चढ़ती जाएगी और एट द एंड क्या होगा, एनोड खत्म हो गया है, यानी जो एनोड पे गोल्ड था वो खत्म हो गया और वो सारा का सारा गोल्ड किधर आ गया, जो हमारे पास आयरन था या कैथोड के ऊपर आके लग गया। तो जो हमारा आर्टिफिशियल सोना बनता है वो भी इसी तरह बनता है, क्योंकि कोई सस्ती मेटल लेके जैसे आयरन होगी या सिल्वर होगी वो लेके उसके ऊपर हम गोल्ड की तय चढ़ा देते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से, तो वो फिर आर्टिफिशियल सोना बन जाता है और पता नहीं चलता कि वो क्या है, क्योंकि उसके ऊपर गोल्ड की तय होती है। इसी तरह जो हमारी गाड़ियां वगैरह जिनको कलर किया जाता है, ठीक है, उसमें इसी तरह हम कर सकते हैं। बेटा बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, आज के लिए काफी है इतना। तो आज हमारे पास जो आर्टिकल था वो था इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, करंट की मौजूदगी का हमें इफेक्ट से पता चलेगा। 3 इफेक्ट हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या है कि जब मेटल में से करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास होने हैं, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन मेटल के एटम से टकराएंगे, जब वो मेटल के एटम से टकराएंगे तो अपनी एनर्जी उन्हें देंगे, जब अपनी एनर्जी उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो एटम की एनर्जी बढ़ेगी। जब एटम की एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट। जब भी किसी वायर में से करंट पास हो रहा होता है तो उसके गिर्द
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। केमिकल इफेक्ट क्या है कि कुछ सोल्यूशन होते हैं वो करंट पास कराते हैं, वो करंट बेसिकली केमिकल डीकम्पोजिशन की वजह से पास कराते हैं। ठीक है, जब हम करंट उसमें से पास कराते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाते हैं, तो करंट पास होता है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो बेटा ये आज जो हमारा आर्टिकल है ना, ये तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, एज ए लॉन्ग नहीं आता। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ये केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो लिक्विड, ठीक है, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड क्या है, वो मटेरियल जो सोल्यूशन के अंदर से करंट को बाहर लेके जा रहे हैं या सोल्यूशन के अंदर लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इलेक्ट्रोड दो तरह के हैं, एनोड और कैथोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। वोल्टम मीटर क्या है कि वैसल जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है और जो इलेक्ट्रोड मिलकर ये वोल्टम मीटर बना रहे हैं। ठीक है, जब हम कोई मटेरियल जैसे कॉपर सिलेट हमने इसके अंदर रखा तो वो आयन में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएंगे और उसके ऊपर जाके न्यूट्रल होके एटम बन जाएंगे। उसकी कमी को पूरा करने के लिए एनोड से कॉपर एटम सोल्यूशन के अंदर आएंगे। इस तरह एनोड पे जो कॉपर है उसकी मकदार कम होगी और वो कैथोड के ऊपर लगना शुरू हो जाएगी। तो बेटा अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें।